आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अक्टूबर 2020 का, ठीक है। सितंबर तक हमारा पूरा कवर हो गया था और उम्मीद करते हैं कि सारा जो करंट अफेयर्स का जो है वो हम समझ में आ चुका होगा, ठीक है। क्योंकि हम उसमें क्या किए हैं कि सारे पिक्चर्स को जो है एडजस्ट किए हुए किसके साथ, फैक्ट के साथ। और ये चीज़ हम फिर करने वाले हैं कि जितने भी टेक्स्ट आपको दिख रहा है उसके साथ साथ हम अगर हम इमेज को भी रखेंगे, इससे क्या होता है, चीज़ें हमारा ईजिली तरीके से याद होता है, ठीक है। आज का जो सबसे पहला हमारा न्यूज़ क्या है, अक्टूबर महीने का सबसे पहला न्यूज़ हमारा ये कि केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, तो केरल राज्य का जो ये ज़िला है पलक्कड़ ज़िला, ठीक है। तो पलक्कड़ ज़िला में मेगा फूड पार्क बनाया गया है। इससे क्या होगा, मेगा फूड पार्क नाम से ही लग रहा है कि वहाँ पर क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जैसा होगा। वहाँ पे आसपास के जो किसान लोगों से रॉ मटेरियल लिया जाएगा और उसी से क्या किया जाएगा, कुछ जो फर्निश्ड चीज़ बनाया, जैसे कि मक्के से वो जो पॉपकॉर्न वगैरह बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, मक्के से ही बनाया जाता है। तो आसपास के किसानों से जैसे पोटैटो लिया जाएगा, उससे चिप्स बना दिया जाएगा। बनाना लेगा तो बनाना से बनाना शेक बना देगा। तो फूड पार्क मतलब क्या होता है, आसपास के किसानों से लेकर के वहाँ पे एक फैक्ट्री के जैसा आप कह सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जैसा होता है वहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, पलक्कड़ जिला में स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, मेगा फूड पार्क। इससे क्या होगा, किसानों की स्थिति बेहतर होगी कि नहीं, किसानों को अपने प्रोडक्ट का अच्छा मतलब कि रेट मिलेगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर न्यूज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमको यही नज़र आ रहा है, अटल सुरंग जो है वो बनाया गया। अब ये अटल सुरंग जो है कहाँ बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली ये सुरंग बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा था, क्योंकि जब मनाली से जो है किलोंग जब जाते थे तो वहाँ पर क्या होता, काफ़ी दूर पहले पड़ता था, पूरा घूम के जाना होता था, पहाड़ी रास्ता है तो वहाँ पर लगभग 116 किलोमीटर पड़ जाता था। सोचो पूरा घूम के जाना पड़ता था। तो ये सुरंग बनाने की वजह से क्या होता, पहाड़ के बीच में खुदाई किया होगा, सुरंग तो बनाया। सोचो 9 किलोमीटर, दुनिया का सबसे लंबा सुरंग इसको कहा जाता है। ये 9 किलोमीटर का जो है सुरंग जो है बनाया गया, वो रोहतांग, जहाँ पे रोहतांग पास है ना, उसी जगह पर ये बनाया गया। और 9 किलोमीटर सुरंग बनाने से क्या हुआ, 116 किलोमीटर का डिस्टेंस अब कितना हो गया। तो ये समझ लो कि ये सुरंग बनाना कितना ज़्यादा। अब जो पहले की सोचो कि कम से कम 8 घंटा, देखो पहाड़ी रास्ता में अगर 116 किलोमीटर, इसका मतलब है कि पूरा घूम के जाना पड़ता है और काफ़ी दिक्कत होता है। मतलब कम से कम इसको यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगभग 8 से 10 घंटा टाइम लग जाता था, क्योंकि पहाड़ पे पूरा घूम घूम के चलना पड़ता है, तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड चलेगा नहीं। और इस सुरंग की वजह से क्या हुआ, बहुत ही तेज़ी से, मतलब बहुत ही ईजिली, मतलब मात्र समझ लो कि आधे घंटे के अंदर भी पहुँच जाएगा आराम से गाड़ी लेकर के। तो टाइम बचा ना लोगों का, यानी कि टाइम टेकिंग था, बढ़िया था। उसके बाद देखो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, यानी देखो अगर हम बात करें पब्लिक टॉयलेट की बात करें तो पब्लिक टॉयलेट सबसे बढ़िया कहाँ पर अभी बनाया गया है, गुजरात में। गुजरात में अगर कहीं भी आसपास तुमको पब्लिक टॉयलेट जहाँ भी देखने को मिलेगा, एकदम नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा। जबकि अपने यहाँ जरा सा भागलपुर रेलवे स्टेशन के आसपास जो टॉयलेट है, जरा जाना मतलब उल्टी हो जाएगा, इतना गंदा वहाँ का स्थिति है। बहुत ही ख़राब सिचुएशन टॉयलेट वगैरह का। सिर्फ वहीं का नहीं, आसपास और भी जगह बिहार में जितने भी जो सार्वजनिक जो शौचालय है उनकी स्थिति क्या है, बहुत ही बेकार है। जबकि इस मामले में सबसे बेहतर किसका है, गुजरात का। तो बढ़िया है, टॉयलेट वगैरह अच्छे से सुंदर साफ रखा गया है। उसके बाद गुजरात के एक और अच्छा न्यूज़ क्या है कि इसी वजह से, मतलब यही एक टॉयलेट की वजह से नहीं, बाकी साफ़ सफाई के मामले की वजह से इसको स्वच्छ भारत पुरस्कार मिला था 2020 का। तो 2020 का स्वच्छ भारत पुरस्कार किसको मिला, गुजरात को मिला। समझ में आ गया ना। अगला न्यूज़ देखते हैं, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन था, जो एयरपोर्ट है एकदम 100% कंप्लीटली, मतलब कि वो सब चीज़ सोलर प्लेट से ही चल रहा है। वहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रिक का कोई कनेक्शन नहीं है, सोलर प्लेट से ही सब चीज़ चलाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे चल रहा है, पुद्दुचेरी हवाई अड्डा, याद रहेगा ना। तो पुद्दुचेरी हवाई अड्डा जो है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आने वाले समय में सब चीज़ धीरे धीरे चीज़ें कहाँ नजर आएगा, सोलर प्लेट से ही चलता हुआ नजर आएगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, देखना आने वाले समय में सब जगह जो है सब चीज़ किससे चलेगा, सोलर एनर्जी से। इससे क्या होगा, सोलर एनर्जी से चलेगा तो जो ट्रेडिशनल एनर्जी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो ईंधन वगैरह जो कच्चे तेल से जो बनता है, वो सब चीज़ क्या होगा, अब पेट्रोल और डीजल पे हम लोग डिपेंडेंसी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल योजना, मतलब कराने वाला जो पहला राज्य कौन सा है, गोवा। यानी कि गोवा में पूरी तरह से अब जो वहाँ पे सभी लोगों को घर घर तक पानी से, मतलब कि नल से जो पानी वगैरह आराम से मिल रहा है। तो 100%, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी गोवा काफ़ी अच्छा जगह माना जाता है, डेवलप्ड भी है वो एरिया काफ़ी। तो वहाँ पर क्या है, 100% नल जल योजना, वहाँ पे पहला राज्य कौन सा है, गोवा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की संसद ने, यूरोप की संघ की बात हम करें, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक, ये अंडरलाइन रखना, 2030 तक एक संकल्प लिया, एक टारगेट लिया है कि 50% तक जो कार्बन उत्सर्जन कम कटौती कर देगा।
इस चीज़ के लिए वहाँ पे वोटिंग हुआ कि चलो सारे सांसद लोग मिलकर के वोटिंग किया कि हम लोग 2030 तक क्या करेंगे, 2030 तक जो है 50% कार्बन एमिशन कम कर देंगे। मतलब इसका मतलब है कि जो वही जो पेट्रोल और डीजल पे जो डिपेंडेंसी उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो अच्छा है, ये भी धीरे धीरे क्या चलेगा, ये भी वहाँ भी धीरे धीरे सोलर प्लेट वगैरह का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, अच्छी बात है। और यूरोपियन कंट्री अगर कार्बन के उत्सर्जन को कम करता है तो ये हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, काफ़ी अच्छा है और ये बहुत अच्छी बात है। चलो बढ़िया है, कम से कम अब तो धीरे धीरे दुनिया जाग रही है कार्बन को पॉल्यूशन को लेकर के, अब समझ में आ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया में तमाम देश जितने भी हैं सबको दिक्कत है, आए दिन बाढ़ तूफान आते रहता है। तो इस चीज़ से यूरोप भी अछूता नहीं है, यूरोप में भी ये दिक्कत होते रहता है। तो अब धीरे धीरे चलो अच्छी बात है कि कार्बन एमिशन के लिए ये लोग सोच रहा है, बढ़िया बात है। 2030 तक देखो कम हो जाता है कि नहीं, इससे क्लाइमेट भी हमारा अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कपास का पहला ब्रांड। देखो इंडिया के कॉटन का अभी तक कोई ढंग का ब्रांड नहीं बना था, तो भारत का पहला कॉटन ब्रांड का नाम क्या है, कस्तूरी। आप बोल सकते हो कि ये कौन सा कॉटन है हमारा, कॉटन में भी कौन सा कॉटन है, कस्तूरी ब्रांड का है। तो अब कॉटन में भी क्या हो गया, ब्रांड का आ गया। तो ठीक है, तो कस्तूरी ब्रांड याद रहेगा ना, कस्तूरी ब्रांड एक्चुअली क्या है, ये कॉटन का एक ब्रांड है, याद रहेगा ना, कॉटन का ब्रांड है। उसके बाद नेक्स्ट जरा सा मिंटी अग्रवाल के बारे में जानो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो बालाकोट हवाई जो हमला हुआ था, जिसमें याद है वो अभिनंदन जो मूंछ वाला जो था, हैं, तो उसी के साथ ये भी जो है साथ में बहुत अच्छे से वो साथ देते, वो मतलब जो एयर स्ट्राइक जब हो रहा था उसके लिए बहुत अच्छा ये काम की थी। तो मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारतीय पहली महिला है। अभी तक किसी महिला को युद्ध सेवा में किसी को मेडल नहीं मिला था, तो ये महिला होकर के बहुत ही अच्छा काम की थी। और इसी के वजह से जो बालाकोट का जो एयर स्ट्राइक जो अभिनंदन के साथ की थी, उसमें ये क्या कर रहे थे, ये भी बहुत हेल्प कर रहे थे उनका, अभिनंदन का, ठीक है। और ये कमांड कर रहे थे, एक्चुअली ये भी कमांड कर रहे थे, ठीक है। तभी तो वो उसका जो F-16 जो विमान था उसको उड़ाया गया था, यही लोग ने उड़ाई थी पाकिस्तान में जा कर के। नेक्स्ट, तो मिंटी अग्रवाल याद रहेगा ना, वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसका नाम हमेशा याद रहना चाहिए, है ना, वो ज़्यादा नाम याद रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सुखोई 30 MKI, ये क्या है, एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। ये विमान है लड़ाकू, कैसा विमान है, फाइटर प्लेन है। अच्छा, फाइटर प्लेन में साथ में लेके क्या चलेगा, मिसाइल, क्योंकि सिर्फ बंदूक रखने से थोड़ी होगा, गोली भी तो रखना पड़ेगा साथ में। तो फाइटर प्लेन के साथ क्या लेके जाएगा, मिसाइल। तो कौन सा मिसाइल ले जाएगा, रुद्रम। तो सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान से, जो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है, रुद्रम। ये एंटी रेडिएशन का मतलब क्या होता है, ये किसी के रडार में नहीं आता, सामने वाला चेक भी नहीं कर पाएगा। देखो रडार क्या होता है, जैसे सामने से मिसाइल दागा, अगर उसके पास रडार होगा तो वो मिसाइल को क्या करेगा, भेद देगा, पकड़ लेगा, उसके रडार में आएगा तो हमारे मिसाइल को क्या करेगा, मार गिराएगा। लेकिन इसको ये क्या है, एंटी रेडिएशन, ये क्या है, एंटी रेडिएशन, ये रडार में आएगा, अगले जो जिस पर हम हमला करेंगे उसके रेडिएशन में कैप्चर में आएगा, ये नहीं। तो रुद्रम क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और इसको सुखोई 30 MKI से क्या किया गया, मतलब ये क्या हथियार, और ये क्या है, गोली, ऐसे याद रखो, ये क्या है, हथियार, ये क्या है, गोली है। यानी ये क्या है, लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, और इसके साथ ये क्या जा रहा है, मिसाइल। तो रुद्रम मिसाइल पहला भारत का स्वदेशी है, ध्यान रखना, भारत खुद अपने से तैयार किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, इससे क्या हुआ, हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर धीरे धीरे होते जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे हम लोग आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, नहीं तो वरना क्या होता था, मिसाइल भी दूसरे देश से मंगाओ, लड़ाकू विमान भी, अभी तो लड़ाकू विमान का तो अभी भी खरीदना पड़ रहा है फ्रांस से, जो राफेल का मामला चल रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नारगोनो काराबाख क्षेत्र जो ये एरिया है, एक्चुअली ये एरिया कहाँ पर है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है। उस क्षेत्र को लेकर के दोनों काफ़ी हद तक लड़ाई हुआ, ये एक तरह से निर्जाति संघर्ष के जैसा है, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र कहाँ पड़ता है, किन दो देश के बीच पड़ता है। एग्जाम में क्या पूछेगा कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो क्या बताएंगे, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है, याद रहेगा ना। वैसे भी इमेज से तो और क्लियर हो जाएगा, जब फोटो जब स्क्रीन पे जो दिखेगा उससे क्या हो जाएगा, हमारा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन, कि ब्लू फ्लैग जो है प्रमाणन, यानी कि एक तरह से क्या है, सर्टिफिकेशन है। तो कितने तट को मिला है, भारत में तो बहुत सारे कोस्टल एरिया, उसमें से 8 तट को, भारत के 8 तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, दरअसल भारत में जितने भी तट है उसमें से कौन सा तट है जो साफ़ सफाई के मामले में काफ़ी बेहतर है, जहाँ पर व्यापार वगैरह ढंग से हो रहा है, मतलब अपने कोस्टल एरिया की अच्छी व्यवस्था कहाँ पर रखा गया, तट की सुरक्षा कहाँ पर बेहतर है, साफ़ सफाई कहाँ पर अच्छा है, ये सब चीज़ ध्यान रखा जाता है। और जो तट जो है, जो कोस्टल एरिया काफ़ी अच्छा होगा उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है।
एक्चुअली सर्टिफिकेशन देता कौन है, जारी कौन करता है, उसका नाम याद रखना है FEE। कौन जारी करता है इसको? FEE, यहाँ लिख देते हैं FEE। FEE का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्या होता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये एक संस्था है और यही जारी करती है कि किस तट को हम लोग ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिलेगा। याद रहेगा ना, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र हो गया। नेक्स्ट, केरल के बारे में जरा सा देखते हैं। एक्चुअली केरल के बारे में खास बात यह है कि वहाँ पर फुल्ली डिजिटल क्लासरूम हो चुका है सारे स्कूल में। कितनी अच्छी बात है, सोचो सरकारी स्कूल में वहाँ पे डिजिटल क्लासरूम वहाँ पे बन चुका है और सारे बच्चे वहाँ पे सरकारी स्कूल में डिजिटल क्लासरूम से पढ़ता है। और एक बाकी हम लोग का देख लो हालत, डिजिटल क्लासरूम तो बहुत बड़ी बात है, जो बोर्ड बना हुआ है ना वही पूरा गंदा पड़ा हुआ है, वही साफ़ सुथरा नहीं है और दूसरा बात टीचर भी नहीं है। तो एजुकेशन के एक लेवल हम लोग का देख लो और एक केरल का देख लो। केरला का कितना, मतलब कि सोचो कितना टॉप ऑफ द लाइन है और हम लोग कितने बॉटम पे चल रहे हैं। अभी भी एजुकेशन पे बहस होती कहाँ है? एजुकेशन पे राजनीति अगर होती तो भारत में स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं होती। एक वहाँ पे डिजिटल क्लासरूम बन चुका और हमारे यहाँ के नेता शिक्षा पर तो बात ही नहीं कर, यहाँ पे तो जाति प्रथा और धर्म से तो फुर्सत ही नहीं मिला, फिर वो डिजिटल क्लासरूम के सोच भी नहीं पाएगा वो। बात समझ में आ रहा? तो केरल के एजुकेशन सिस्टम तो हमेशा चर्चा में रहता और इसीलिए मतलब केरला का लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छा है। केरला कई मामलों में बहुत ही शानदार है। ठीक है, नेक्स्ट, नेचिफी सुरंग, एक सुरंग जो नया उद्घाटन अभी राजनाथ सिंह ने किए थे। तो नेचिफी सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में इस सुरंग का नाम क्या है? नेचिफू सुरंग। याद रहेगा ना, ये सुरंग के बारे में खाली पूछ लेगा, ये सुरंग कहाँ भी हाल फिलहाल का रिसेंटली घटना, इसलिए सुरंग के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामले में क्या किया? अब वहाँ पर मृत्यु दंड का सजा दिया। देखो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना कि कैपिटल पनिशमेंट की जो बात कर रहे थे, अभी भी भारत में दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड का सजा है क्या? नहीं दिया गया, जबकि बांग्लादेश इस चीज़ को जारी कर दिया। ठीक है, अब मृत्यु दंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो अलग बहस है, क्योंकि तुम किसी को मतलब कि मार के तो तुम सुधार नहीं सकते हो, ये बात भी है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु दंड वहाँ पर जारी हो जाएगा तो वहाँ पर रेप के मामले कम हो जाएंगे। एक्चुअली रेप का जो मामला होता है ना, किसी का मर्डर करने से रेप नहीं खत्म होगा, किसी को सजा देकर के आप रेप खत्म नहीं कर सकते हो। रेप ने एक टेंडेंसी होता है। रेप का मामला ना कपड़ों से होता है, ध्यान रखना। अगर कुछ लोग कहते हैं कि रेप इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो है कपड़ा मतलब लड़कियाँ जो है जीन्स वगैरह पहनती इस वजह से होता है, या फिर रेप को अगर कम करना है तो मृत्यु दंड का आप सजा दे तो रेप कम हो जाएगा, ये सब टेम्प्रोरी प्रोविजंस हैं। इसके वजह से कभी भी रेप कम नहीं होंगे। हम ये रेप का सॉल्यूशन बता रहे हैं। रेप को अगर कम करना है तो लोगों का मानसिकता बदलना होगा, जो कि बहुत ही टाइम लगता है। और ये मानसिकता कैसे बदलेगा? अच्छा एजुकेशन दे करके। और अच्छा एजुकेशन के मामला भी कहाँ पे बेहतर चल रहा है? केरला। और हम लोग की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो एजुकेशन पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, ये जो रेप का जो कल्चर जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस पर कभी बाद में डिटेल में हम बताएंगे, इस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये करंट का टॉपिक है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा सकते हैं। अब देखो, भारत और फ्रांस को संयुक्त रूप से, ध्यान देना, भारत और फ्रांस को संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? भारत और फ्रांस को। क्यों? अभी दुनिया में भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के बताएगा कि भाई सोलर एनर्जी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पेट्रोल और डीजल पे हम लोग डिपेंडेंसी कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन क्या होगा, कम होगा। कार्बन का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। हम कोयले का इस्तेमाल कम करेंगे एनर्जी को यूज़ करने के लिए। अभी क्या होता है, ऊर्जा को पैदा करने के लिए, बिजली को पैदा करने के लिए हम लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं ना। इससे क्या होगा, इससे तो कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो अगर हम सोलर प्लेट का यूज़ करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में भारत और फ्रांस सबको बताना, मतलब भारत और फ्रांस ये लीडरशिप कर रहा है कि भाई सोलर एनर्जी कितना ज़्यादा जरूरी है। तो ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष इसको बना गया भारत और फ्रांस। इस बार हर एक साल अलग अलग कंट्री आते रहते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर किसको मिला है? बैंक ऑफ घाना। घाना एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है, और उसको मिला है। क्योंकि देखो सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर मतलब कि किस देश का सेंट्रल बैंक, दुनिया में कौन सा देश है जिसका सेंट्रल बैंक सबसे अच्छा है। हम लोग का आरबीआई भी आता है सेंट्रल बैंक में। तो दुनिया में ऐसा कौन सा सेंट्रल बैंक है जो सबसे अच्छा तरीके से काम किया? तो किसका काम किया? बैंक ऑफ घाना। सेंट्रल बैंक क्या करता है, पूरे देश के इकोनॉमी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, सरकार को हेल्प करती है, जैसे यहाँ पे आरबीआई हेल्प करती है। नेक्स्ट, भारत की जीवन प्रत्याशा कितना हो चुका है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना हो गया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना हो चुका है?
70.8, यानी कि भारत में अब औसतन लोग कितना साल जीते हैं? 70.8। और आज से 10 साल पहले और कम था, और कम था। जीवन प्रत्याशा धीरे धीरे पहले और कम था। लोग जब कहते हैं ना कि बाप रे बाप, पुराने समय में तो लोग इतना लंबा टाइम तक जीते थे, भाई कुछ लोग ही जीते थे। एक्सेप्शन समझते हो ना, वो एक्सेप्शन ही था, क्योंकि ज़्यादातर लोग बीमारी की वजह से क्या हो जाते थे? मर जाते। अभी जीवन प्रत्याशा पहले से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि अब हेल्थ फैसिलिटी क्या हुआ? बेहतर हुआ। तो हेल्थ सुविधा होने की वजह से, हेल्थ फैसिलिटी होने की वजह से अब भारत के लोगों की स्थिति क्या हो चुकी है? पहले से काफ़ी बेहतर हुआ। तो अब कितना हो गया? आने वाले समय में हेल्थ फैसिलिटी और अच्छा होगा। अभी सरकार कोरोना के समय में अगर अच्छा हेल्थ फैसिलिटी रखता तो और लोग मरते, बहुत सारे नवयुवक लोग मर गए। समझ रहे हो ना? तो पहले तो अरे भाई तुम देखते हो, एक पेरेंट्स के 7 बच्चा 8 बच्चा ऐसे होता था। उसको पता था कि 2-3 तो इसमें बचने वाला ही नहीं। छोटा छोटा नॉर्मल बीमारी होता था, वो निपट जाता था। और अब तो कम से कम देखना, उसको दुनिया भर का, जब देखो छोटा बच्चा हॉस्पिटल में, जब देखना जब छोटा बच्चा होता है उसको दुनिया भर का चेचक का, खसरा का, डीपीटी, दुनिया भर का टीका लग जाता है, पोलियो का। बचपन में ही वो सुरक्षित हो जाता है कि अब उस पर किसी भी तरह से वायरस वगैरह का असर नहीं होगा। वो सुरक्षित काफ़ी हद तक हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटी क्या हो चुकी है? काफ़ी बेहतर। जापान हमसे भी काफ़ी बेहतर है। अभी जापान की अगर बात करें तो उसका तो 80 से भी ऊपर है। 90 साल वहाँ पर लोग औसतन जीते हैं, 80-90 साल। सोचो, तो जापान इस मामले में क्या है? काफ़ी बेहतर। क्यों है? वहाँ पे बूढ़े लोग तुमको बहुत ज़्यादा दिखेंगे तुमको। क्यों? वहाँ पे जीवन प्रत्याशा क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ पर मतलब यहाँ की तरह नहीं होता है कि भेड़ बकरी की तरह बच्चे आ रहे हैं, किसी को 2 किसी को 4। वहाँ पर वैसा नहीं है। वहाँ पर क्या है? जनसंख्या बहुत ही कंट्रोल में है। और बिहार में क्या है? हमारे पास सबसे बड़ा चीज़ क्या है? जनसंख्या, जो दे दनादन हर साल बढ़ते जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, एक क्षेत्र है आसन। ये क्षेत्र कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब इसको रामसर स्थल का दर्जा मिला। ये रामसर स्थल क्या होता है? ये रामसर एक कन्वेंशन हुआ करता था एक समय। ठीक है, ईरान के आसपास का स्थल है। वहाँ पे रामसर जो कन्वेंशन है, इसके माध्यम से अब ये चेक किया है दुनिया में जितने भी वेटलैंड एरिया, वेटलैंड एरिया मतलब क्या? आर्द्र भूमि, दलदली भूमि है, उसका ये संरक्षण करता है। कौन? इसी कन्वेंशन में, इसी समझौता में वो तय किया गया था कि इसी समझौता में दुनिया में सारे लोग मिलकर के तय किए कि जहाँ जहाँ भी आर्द्र भूमि है, जहाँ जहाँ की कीचड़ वाला जो दलदली भूमि है, उसका क्या कर रहा है? संरक्षण करना। क्यों? क्योंकि वेटलैंड के होने के वजह से, आर्द्र भूमि की वजह से जो पशु पक्षी जो होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो चिड़ियाँ तरह तरह के होते हैं, उसका क्या होगा? संरक्षण होगा। यानी कि जहाँ जहाँ भी दलदली भूमि होता है वहाँ का बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। वहाँ पे जानवर ज़्यादा सुरक्षित है, वहाँ पे पेड़ पौधे क्या है? सुरक्षित है। जैसे सुंदरवन का जो डेल्टा क्षेत्र है भारत में, वो भी क्या? दलदली क्षेत्र है। तो वहाँ पर क्या, तुम देखो दुनिया भर के जानवर वहाँ पे आराम से रहते हैं। तो वेटलैंड एरिया का दर्जा मिलने का मतलब है कि अब वहाँ पर जानवर को आसानी से बसाया जाएगा, और वो जानवरों के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा जगह है। याद रहेगा ना? नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द, मतलब कि जंगली, जो जंगल में जा करके जो फोटो खींचने का जो किसी को होता है ना शौक, तो जो फोटोग्राफर की जो बात करें तो भारत की सबसे पहला फर्स्ट इंडियन, भारत की पहला फोटोग्राफर, इनको फोटो खींचने का बड़ा शौक है। क्या नाम है इनका? ऐश्वर्या श्रीधर। मतलब फोटोग्राफी का इनको इतना ज़्यादा शौक है कि वो हर एक जगह पे, सारे जंगल में जा जाकर हर एक जानवर का, पेड़ का, पक्षी का जो है फोटो खींचते रहती हैं। तो इनका फोटोग्राफी के क्रेज़ को देखते, इनका फोटो बड़ा अच्छा आता है, इसलिए इनको क्या मिला? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? ऐश्वर्या श्रीधर। अब इसको मिटाते हैं और इसके आगे फिर हम लोग बताते हैं। ठीक है।